जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट का इंजीनियर में। तो अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल का मकसद है कि भारत के हर एक लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर सके ताकि हम जो पैसे इतने खून पसीने से कमा रहे हैं, उसे हम सही जगह इन्वेस्ट कर सकें बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए। क्योंकि हम ऐसा बहुत देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ पैसों के लालच में आके कुछ भी शेयर रिकमेंड करते हैं और हम भोली-भाली लोग वो बिना समझे पढ़े-लिखे वो सब चक्कर में फँस जाते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन तो मिलता ही नहीं है ज़्यादा हमारे कॉलेज में, स्कूल में। तो मैंने वो मिशन लिया है कि मैं भारत के हर एक लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करूँगा ताकि हम फैसला खुद कर सकें कि हमें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले हफ़्ते का जो एक हमें खबर मिली है, एक शानदार खबर मिली है कि भारत सरकार जो है वो पीएलआई स्कीम लॉन्च करने वाली है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि पीएलआई स्कीम जो होता है, वो हमने बहुत बार देखा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है। तो पीएलआई स्कीम को मैं फटाफट 1 मिनट के अंदर समझाने का ट्राई करता हूँ। तो क्या होती है कि कभी भी सरकार चाहती है कि कोई भी सामान हमारे देश के अंदर, हमारे प्यारे भारत में ही बने, उसके लिए मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट करती है। पर दिखती है कि कुछ-कुछ सेक्टर में जैसे कि जहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। बट वो इनिशियल पैसा हमारे पास होता नहीं है कंपनीज़ के पास। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मैं एक ऐसा पीएलआई स्कीम लॉन्च करूँगा जिसके थ्रू कुछ पैसे आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ताकि आपको कम पैसे में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयी सब कुछ मैनेज कर सको। तो अभी जैसे कि सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये सब चीज़ लॉन्च किया है, वैसे ही अभी भारत सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी सेम पीएलआई स्कीम के अंदर लाने का अभी कंसीडर कर रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कंसीडर, क्योंकि ये हम ध्यान नहीं देते और हम इसी के चक्कर में आके हम सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं कि हाँ भाई केमिकल पेट्रोकेमिकल में कुछ तो होने वाला है और आधा-अधूरा न्यूज़ सुन के ही हम मार्केट में इन्वेस्ट करने चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमें ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें उस न्यूज़ के कि बोलते हैं ना, आधा-अधूरा नॉलेज सबसे खतरनाक होता है। उससे बेटर आपके पास नॉलेज ना ही हो, लेकिन आधा-अधूरा नॉलेज तो बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए ये न्यूज़ को हम अच्छे से समझते हैं कि अभी भारत सरकार सिर्फ़ कंसिडर कर रही है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं और ये न्यूज़ पता नहीं कब आएगा एक्चुअल की अनाउंसमेंट कि हाँ, अब हो गया है, अब आप शेयर मार्केट में मतलब जो भी कंपनीज़ है उसको अब मिलना चालू हो जाएगा पीएलआई। तो इससे ऑब्वियसली बात है कंपनीज़ को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यही था ये न्यूज़ है बट इस न्यूज़ के से बाकी शेयर्स में केमिकल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में क्या-क्या इम्पैक्ट हुई है, तो वो आके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है, जो कंपनीज़ है, हम जिसे समझ सकते हैं, वो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो वो हमारा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लगभग कुछ साढ़े 4% का मतलब शेयर भागा है बस एक ही दिन के अंदर। तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ़ एक जो न्यूज़ के कारण ही हुआ है क्योंकि न्यूज़ तो पहले आ चुकी थी बट ये देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ये शेयर यहाँ से इतना तेज़ भागा है। तो इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो हमेशा जभी भी आप सभी लोग अगर कोई भी शेयर या फिर कुछ स्टडी करो, न्यूज़ को समझो, तो पैटर्न देखो, टाइम देखो कि किस टाइम के बाद क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़ के कारण सब कुछ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक पैटर्न भी दिखाऊँगा, जिससे हम कैसे भी चीज़ को न्यूज़ को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, जिसके कारण इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा कुछ हुआ है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इसका क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आया है। तो मेन रीज़न यही है कि जिसके कारण उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमने देखा था, उस टाइम फ्रेम पे एक इवेंट हुआ है, एक स्पाइक हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, आप समझते हैं कि जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि कंपनी का जब भी रिज़ल्ट अच्छा आता है, प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो कंपनी के शेयर में भागता है। बट यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लिखा है प्रॉफ़िट डाउन बाय 41%। फिर क्यों भागा वो शेयर इतना 4%? ये जो मेन बिहाइंड द सीन का नॉलेज है, जो बैकएंड का नॉलेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू फॉल 3.1% बट फिर भी हम देख रहे हैं कि शेयर 5% भागा है।
तो मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर सब अच्छा न्यूज़ आया तो अच्छा होगा, बुरा न्यूज़ आया तो बुरा होगा, नहीं। अगर इतना आसान होता तो आज सब लोग करोड़पति और राकेश झुनझुनवाला बन गए होते। तो मार्केट के हर एक बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप सबको अगर आप जभी भी कोई भी चीज़ शेयर का एनालिसिस करो, कोई कंपनी को समझो, तो उसको डिटेल में समझो। तो अभी यहाँ पे छोटे से लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि कंपनी ने द स्पेशलिटी मैन्युफैक्चर प्रॉफिट फेल टू 38.3 करोड़ इन अप्रैल जून क्वार्टर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 38 करोड़ पे आके कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। बट ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो बुरी बात है। फिर कंपनी का शेयर क्यों भाग रहा है? बट मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि ये 36 करोड़ का ही 36 करोड़ पे जाके गिरेगा। बट यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे 38 करोड़ का हुआ है, ना कि 36 करोड़ का। तो यहाँ पे 2 करोड़ का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है। तो जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि इतना ही प्रॉफ़िट होगा, बट प्रॉफ़िट ज़्यादा हो गया है। तो मेन रीज़न यही है कि मार्केट ने कम एस्टिमेट किया था प्रॉफ़िट होगा, बट प्रॉफ़िट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। भले ही कम हुआ है, मतलब ओवरऑल प्रॉफ़िट उसका पहले से डाउन हुआ है, लेकिन मार्केट ने जितना एस्टिमेट किया था, उसके कंपेयर में अच्छा है। यही मेन रीज़न है कि भले ही रिज़ल्ट ख़राब आया है, बट फिर भी शेयर में काफ़ी तेज़ी बढ़ रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, अभी जैसे कि पीएलआई स्कीम अगर लॉन्च भी हो जाती है, तो तो फिर ये सारी जो कंपनी है, इस सबको फिर आगे अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने वाला है। तो ये सब जो कंपनियाँ हैं, ये आगे लॉन्ग रन में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। ये कोई शेयर रिकमेंडेशंस नहीं है, बट आप इसको अपने स्कैनर पे रख सकते हो, आप इसको स्टडी कर सकते हो, एक पैटर्न फ़ॉलो कर सकते हो। और आपके इस पोर्टफ़ोलियो में अगर केमिकल से रिलेटेड कोई भी शेयर नहीं है, तो आप उसको स्टडी के लिए लेके रख सकते हो। बाकी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो इसको ऐसे किसी के भी बहकावे में आके हमें पैसे को इन्वेस्ट करके अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट शेयर आता है हमारा दीपक नाइट्रेट। तो ये भी उसी केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर ही है। तो ये जो शेयर है, इसका भी देखोगे तो इसमें देखो आप, भले ही न्यूज़ आया, बट फिर भी ये ज़्यादा तेज़ नहीं भागा है। 1.8%, 2% के एवरेज के हिसाब से भागा है लास्ट वन डे में। तो शेयर तो बहुत अच्छे से जा रहा है ग्रो। तो क्योंकि मार्केट ने जो ये पीएलआई स्कीम का न्यूज़ है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अभी हो सकता है कि जब एक्चुअल न्यूज़ आए कि हाँ, अभी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दिया है, तो मार्केट कुछ भागे ही ना, तो कुछ रिएक्ट करे ही ना। तो वैसा होता है। तो मार्केट को बहुत डीप में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तो यही मकसद है कि आप सभी को फाइनेंशियल एजुकेट करूँ, ताकि आप सब समझ के आए। अगर आप ये सोच के आए हो कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ शेयर रिकमेंड करूँगा जिससे आप करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। करोड़पति वाला कोई शेयर नहीं होता, जिससे एक लोग क्या बोलते हैं, 1 दिन के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी गरीब नहीं होता। एक टाइम लगता है, जो हमें फॉलो करना चाहिए, एंड यही एक बेस्ट अप्रोच है। तो अभी इसका हम ये जो शेयर दीपक नाइट्रेट, इसका अभी हम आके वो समझते हैं कि इसका फाइनेंशियल्स कैसा है, इसका क्वार्टर रिजल्ट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वो सब चीज़ें। तो अभी अगर हम देखें दीपक नाइट्रेट का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जो मैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना चाहिए कि सबसे पहला उस कंपनी ने कितना शेयर प्लेस रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने एक भी शेयर को प्लेस नहीं किया है, मतलब कुछ भी गिरवी नहीं है, जो भी है सब कंपनी के मालिक के पास है। तो अब वो पैटर्न भी अगर हम देखो, तो 2022 से लेकर 2023 तक तो कंपनी ने अपने स्टेक्स को काफ़ी बढ़ाया है। इससे इतना मालूम चलता है हमें कि कंपनी को अपने जो कंपनी के ओनर है, उसको अपनी कंपनी पे भरोसा है। इसलिए वो कंपनी को बेच के आगे भाग नहीं रहे। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे डीआईआई का, डीआईआई मतलब होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो अ, जैसे कि ये हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, या जो भी हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी बढ़ रही है। पहले 12 करोड़ था, अभी 15 करोड़ हो गया है लास्ट 1 साल के अंदर ही। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम एफआईआई के बारे में बात करें, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा 80 था, बट अभी बीच में कम करके वापस थोड़ा-सा स्टेक को एवरेज आउट किया है। तो ये तो काफ़ी मतलब उतना भी कुछ रिस्की नहीं है। मेन यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हो कि हाँ, अदर्स में आते हैं बाकी के इन्वेस्टर, जो हम लोग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। उसमें पहले 33% था, बट फिर धीरे-धीरे करके अभी आम लोगों ने अपना शेयर कम किया है। तो ये तो कोई फैक्टर नहीं होता। नॉर्मली हम देखते हैं कि एफआईआई, डीआईआई और प्रोमोटर्स, इसका क्या पैटर्न है। तो ये तो यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। तो इसको भी आप अपने स्कैनर पर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और ऐसे और भी टेक्निकल चीज़ें समझ सकते हो। तो ये था केमिकल सेक्टर्स के रिलेटेड न्यूज़। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत सोच समझ के मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो
आप भी किसी भी बहकावे में बिना आए सोच समझ के स्टडी कीजिए एंड फिर उस मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। फिर आप मार्केट में लंबा टिकेंगे। एंड हम कुछ यहाँ पे 10-20 रन मारने नहीं आए। अभी भारत का मार्केट है वो बहुत आगे बढ़ जाने वाला है। निफ्टी 50 ऐसा लगता है कि अभी 20,000 है, बट आगे जाके वो 1 लाख तक भी पहुँच सकता है। तो हमारा चांस है कि हम अपने देश के साथ आगे बढ़े एंड पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। तो आप सबको कैसा लगा वीडियो ये मुझे बताइएगा। धन्यवाद।